ये कहानी इस दुनिया में बचे आखिरी इंसान की है जो पिछले 2 सालों से लॉस एंजलिस में पूरी तरह से अकेला है। यहाँ पर अगर कोई है तो वो साये जो सिर्फ रात को बाहर निकल सकते हैं। वो किसी भी कीमत पर इसे मारना चाहते हैं। इस कहानी की शुरुआत में एक आदमी को लॉस एंजलिस की सुनसान सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए दिखाया जाता है। दरअसल इस पूरे शहर में इसके अलावा कोई भी नहीं बचा। इस आदमी का नाम होता है रॉबर्ट नेविल, जो कि यूएस आर्मी में साइंटिस्ट था और अब वो इस शहर में अकेला है। वो एक थिएटर में जाता है और वहां पर एक शो देखता है और जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि सूरज डूबने वाला है, यानी कि अंधेरा होने वाला है। इस बात से वो थोड़ा सा घबरा जाता है और तभी उसे टेलीफोन की घंटी सुनाई देती है। दरअसल ये उसका भ्रम होता है, कोई घंटी नहीं बज रही होती। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठता और अपने घर के लिए निकलता है और जब वो अपने घर पर पहुंचता है तो वहां पर कुछ साये उसके ऊपर हमला कर देते हैं पर वो उन सबको गोली मारकर घर के अंदर चला जाता है। दरअसल ये घर पूरी तरह से सुरक्षित है, इसके अंदर कोई भी नहीं आ सकता। और अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि आज से 2 साल पहले सन 1975 में, जहां पर न्यूज में यह बताया जाता है कि सोवियत यूनियन और चाइना के बीच में वॉर चल रहा है और इस वॉर में बायोलॉजिकल बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया, यानी कि ऐसे बॉम्ब जिससे हवा में वायरस फैलता है, इंसान बीमार होते हैं और इस वायरस के हवा में फैलने के बाद लोग सड़कों पर गाड़ियों में दम तोड़ने लगे। हॉस्पिटल पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए। वहीं साइंटिस्ट डॉक्टर नेविल को दिखाया जाता है कि वो अपने साथी को बताते हैं कि उन्होंने एंटीडोट बना लिया है पर इसे अभी टेस्ट नहीं किया गया और वो उसे टेस्ट करने के लिए अपने साथी के साथ हेलीकॉप्टर में अपने बेस से निकल पड़ते हैं। पर जब वो हवा में होते हैं तो उनके ऊपर भी वायरस का असर हो जाता है, उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। पर हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बावजूद वो बच जाते हैं। उनके पास जो दवा होती है वो उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। हालांकि इस दवा को आज तक जांचा नहीं गया पर उनके पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। कहानी यहां से सन 1977 में, यानी कि प्रेजेंट में वापस आती है, जहां पर दिखाया जाता है कि रॉबर्ट उस दवा को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद उस वायरस से बच गए। इस पूरे शहर में उनके अलावा कोई भी इंसान नहीं है। अगर यहाँ पर कोई है तो वो लोग जो वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे और अब वो म्यूटेंट बन चुके हैं। वो दिन में बाहर नहीं आते लेकिन रात को पूरे शहर के ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं और किसी भी हालत में वो रॉबर्ट को मारना चाहते हैं। और उसका घर इतना सुरक्षित होता है कि म्यूटेंट्स उसके घर के अंदर नहीं आ सकते, इसीलिए वो बाहर से उस पर हमला करते हैं। रॉबर्ट उन पर गोलियां चलाता है और सब के सब भाग जाते हैं, यानी कि गोलियों से उनकी मौत हो जाती है। अगले दिन का सूरज निकलने के साथ रॉबर्ट एक कपड़ों के स्टोर में जाता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो सामने देखता है तो वहां पर बहुत सारे स्टैचूज के बीच में एक लड़की का स्टैचू होता है जो हूबहू लड़की दिख रही होती है और अगले पल वो स्टैचू, यानी कि वो लड़की भागना शुरू कर देती है। दरअसल ये स्टैचू नहीं बल्कि लड़की होती है। रॉबर्ट उसका पीछा भी करता है, वो बहुत दूर तक उसका पीछा करता है। बाद में उसे एहसास होता है कि वहां पर कोई भी लड़की नहीं थी बल्कि उसे हेलुसिनेशन हुआ था, यानी कि ये उसका भ्रम था। रॉबर्ट यहाँ से एक वाइन शॉप में जाता है क्योंकि उसे पीने के लिए ड्रिंक चाहिए होती है और जब वो वहां पर होता है तो बहुत सारे म्यूटेंट उसके ऊपर हमला करके उसे बंदी बना लेते हैं। दरअसल यहाँ पर जो म्यूटेंट है वो पूरी तरह से जानवर नहीं है, उनके अंदर दिमाग है, उनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे वो फैमिली कहते हैं। वो सब के सब रॉबर्ट के ऊपर मुकदमा चलाते हैं और इस फैसले पर पहुंचते कि ये गिल्टी, यानी कि अपराधी है। वो उसे सजाए मौत देते हैं। इसके बाद म्यूटेंट्स का जो लीडर होता है जिसका नाम जोनाथन है, वो रॉबर्ट से अकेले में बात करता है। वो रॉबर्ट को कहता है कि हम ऑर्गेनाइज्ड हैं। रॉबर्ट कहता है कि अगर तुम ऑर्गेनाइज्ड हो तो तुम इस बीमारी का क्योर क्यों नहीं ढूंढते। जोनाथन कहता है ना इसका कोई इलाज था और ना ही कोई इलाज होगा। कल तुमने हमारे 3 साथियों को मारा था और आज तुमने हमारे कितने साथियों को मारा है हमें नहीं पता। इसके बाद यहाँ पर और भी म्यूटेंट्स आ जाते हैं। जोनाथन अपने साथियों को कहता है कि इसने सारे इल्जाम कबूल कर लिए, वैसे भी इसके शरीर पर मार्क्स नहीं है। रॉबर्ट पूछता है कैसे मार्क्स, और इसके बाद सभी म्यूटेंट्स अपने सन ग्लासेस निकालते हैं। इन सब की आंखें इंसानों की आंखों से बिल्कुल अलग होती है और ये वायरस के असर से हुआ होता है। अब ये सारे म्यूटेंट्स रॉबर्ट को एक स्टेडियम में ले जाते हैं क्योंकि उसे वहां पर बांध कर जिंदा जलाना चाहते हैं और इससे पहले कि वो उस पर आग लगा दे। स्टेडियम की जो बड़ी बड़ी लाइट्स होती है वो अपने आप ही जल जाती है, जिससे म्यूटेंट्स को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वो इतनी तेज रोशनी के नीचे नहीं रह सकते। सबके सब चिल्लाते हैं ब्रिंग बैक द डार्क, यानी कि अंधेरा कर दो। तभी एक साया आता है और यहाँ से रॉबर्ट को अपने साथ छुड़ा कर ले जाता है। ये दोनों के दोनों एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। ये वही लड़की होती है जिसे रॉबर्ट ने कपड़ों के स्टोर में देखा था। उस वक्त रॉबर्ट को लगा था कि वो उसका भ्रम है, लेकिन वो उसका भ्रम नहीं था। वहां पर सच में ये लड़की थी। दरअसल पिछले 2 सालों से रॉबर्ट इस पूरे शहर में अकेला है। उसने किसी इंसान से बात नहीं की, इसीलिए उसको बार बार ऐसे भ्रम हो रहे होते हैं, जिस वजह से उसे एक बार टेलीफोन की घंटी भी सुनाई दे रही थी पर वहां पर कोई भी टेलीफोन की घंटी नहीं बज रही थी। अब रॉबर्ट और ये अनजान लड़की एक साथ एक कमरे में है। वहीं बाहर दिखाया जाता है कि एक और इंसान होता है, इसका नाम डच होता है और ये उन म्यूटेंट्स के ऊपर हमला कर देता है। अब जो लड़की रॉबर्ट के साथ होती है इसका नाम लीजा होता है और लीजा और रॉबर्ट मोटरसाइकिल पर बैठकर इस जगह से निकल जाते हैं। लीजा रॉबर्ट को एक जगह ले जाती है जहां पर और भी इंसान होते हैं, लेकिन ये सब के सब बच्चे हैं। रॉबर्ट कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी यहाँ पर डच भी आ जाता है जिसने रॉबर्ट की और लीजा की मदद की थी। वो रॉबर्ट के बारे में सब कुछ जानता है। रॉबर्ट पूछता है कि तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। वो रॉबर्ट को बताता है कि मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करता ये पूरी दुनिया पूरी तरह से बदल
बदल गई। रॉबर्ट इनसे पूछता है कि तुम लोग सब ठीक कैसे हो, तुम पर वायरस का असर क्यों नहीं हुआ। डच रॉबर्ट को कहता है कि शायद हमारी बॉडी के अंदर इस वायरस से लड़ने का एक नेचुरल रेजिस्टेंस है, पर हम में से कुछ अभी भी सेंसिटिव हैं। और इसके बाद वो रॉबर्ट को अंदर एक कमरे में ले जाते हैं जहां पर इन्हीं में से एक बच्चा बीमार होता है। और जब रॉबर्ट उसे चेक करता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर वायरस का असर हो रहा होता है। रॉबर्ट डच और लीसा से कहता है कि मुझे इस बच्चे को अपने घर अपनी लैब ले जाना होगा ताकि मैं इसका इलाज कर सकूं। लीसा कहती है कि अगर कोई इलाज होता तो तुम 200 मिलियन लोगों को मरने नहीं देते। रॉबर्ट बताता है कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल दवा थी, हमें नहीं पता था कि वो काम करती है कि नहीं। इससे पहले कि हम उसे लोगों पर टेस्ट करते सब कुछ खत्म हो चुका था। मैंने उसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया और अब मेरी बॉडी इस वायरस से इम्यून है। मैं अपने ब्लड से एक सीरम बना सकता हूं जिससे हम ऐसे लोगों का इलाज कर सकते हैं जिसके ऊपर इस वायरस का असर है। डच कहता है इसका मतलब तुम दुनिया को बचा सकते हो। लीसा कहती है कि दुनिया के बारे में बाद में सोचना, पहले हमें इस बच्चे को बचाना होगा। और इसके बाद ये तीनों की तीनों जीप में उस बच्चे को लेकर डॉक्टर यानी कि रॉबर्ट की लैब की तरफ निकल पड़ते हैं। डॉक्टर इन दोनों को बताता है कि दवा बनाना इतना आसान नहीं है। मैंने कई बार ऐसे लोगों पे टेस्ट किया जो पूरी तरह से म्यूटेंट बन चुके थे, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आया। वो मुझे ही मारने वाले थे, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए मुझे उन्हें खत्म करना पड़ा। इसके बाद ये चारों के चारों रॉबर्ट के घर पर उसकी लैब में पहुंच जाते हैं। लीसा किसी भी कीमत पर इस बच्चे को ठीक करना चाहती है क्योंकि ये उसका भाई होता है। रॉबर्ट उसका इलाज करना शुरू कर देता है। रात को लीसा और रॉबर्ट आपस में बातें करते हैं। इनके बीच में धीरे धीरे रोमांटिक बातें होना शुरू हो जाती हैं और तभी यहाँ पर लाइट चली जाती है। ये देखकर रॉबर्ट घबरा जाता है क्योंकि लाइट जाने का मतलब है कि म्यूटेंट्स कभी भी अंदर आ सकते हैं। लाइट की रोशनी से वो इस घर से दूर रहते हैं। रॉबर्ट कहता है मैं जनरेटर के अंदर फ्यूल डालना भूल गया, मैं बेसमेंट में जाकर जनरेटर के अंदर फ्यूल डालकर आता हूँ। वो उसे एक मशीन गन देकर वहां से निकल जाता है और लिफ्ट की तारों से लटक कर नीचे बेसमेंट तक पहुंचने की कोशिश करता है। वहीं घर के बाहर दिखाया जाता है कि बहुत सारे म्यूटेंट इकट्ठे हो चुके हैं। वो घर के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। उन्हीं में से एक म्यूटेंट रस्सी से लटक कर घर के ऊपर चढ़ना शुरू करता है। वहां नीचे बेसमेंट में रॉबर्ट को दिखाया जाता है जो जनरेटर के अंदर फ्यूल डाल देता है, पर अभी भी जनरेटर स्टार्ट नहीं होता। पर वो किसी तरह से उसे स्टार्ट कर देता है जिससे करंट वापस आ जाता है और घर के बाहर जितनी भी लाइट्स होती हैं वो एक बार फिर से जल जाती है। घर के बाहर जितने भी म्यूटेंट्स होते हैं वो सब के सब घर से दूर हो जाते हैं, पर एक म्यूटेंट घर के अंदर यानी कि ऊपर चढ़ चुका है। रॉबर्ट वापस कमरे में आ जाता है जहां पर लीसा होती है और तभी वो देखता है कि लीसा के पीछे एक म्यूटेंट है। वो उस पर गोलियां चलाता है जिसकी वजह से वो ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और ये म्यूटेंट जो म्यूटेंट का सरदार है जिसका नाम जोनाथन है उसका भाई होता है। वहीं अब रॉबर्ट और लीसा एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। अगली सुबह रॉबर्ट लीसा को बताता है कि तुम्हारा भाई स्टेबल है लेकिन अभी भी हमें उसका इलाज अच्छे से करना होगा। ये दोनों की दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और वहां से जो भी जरूरत का इन्हें सामान चाहिए होता है सब का सब लेकर वापस अपने घर पर आ जाते हैं। और इसके बाद रॉबर्ट का ब्लड निकालकर ये सीरम बनाना शुरू करते हैं। लीसा पूछती है इसमें कितना वक्त लगेगा। रॉबर्ट कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये तुम्हारे भाई की बॉडी के ऊपर काम कर गया तो उसके ब्लड से जो सीरम बनेगा वो और भी स्ट्रांग होगा। इसी तरह से हम जितने लोगों को ठीक करते जाएंगे हमारे पास उतनी ज्यादा दवा होगी, हमारे पास उतना ज्यादा सीरम होगा। अब सीरम बनने के बाद वो लीसा के भाई की बॉडी के अंदर उसे इंजेक्ट कर देता है जिससे वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है, यानी कि लीसा का भाई ठीक हो चुका है। रॉबर्ट जो करना चाहता था उसने कर दिया। लीसा का भाई रॉबर्ट से कहता है जितने भी लोग यहाँ पर म्यूटेंट बन चुके हैं तुम उन सबको ठीक कर सकते हो, क्यों ना तुम उन्हें मारने की जगह उन्हें ठीक करना शुरू कर दो। रॉबर्ट कहता है वो पहले आधे मर चुके हैं, पर लीसा का भाई रिची इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। रॉबर्ट जब अपने रूम में जाता है तो वहां पर उसे एक नोट मिलता है जिसमें रिची ने लिखा होता है कि मैं ये जानने जा रहा हूं कि तुम सही हो या मैं, यानी कि रिची उन म्यूटेंट्स से मिलने के लिए चला गया। वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर म्यूटेंट्स रहते हैं। म्यूटेंट उसे पकड़ लेते हैं। रिची उन्हें कहता है कि रॉबर्ट के पास इलाज है, वो तुम्हें ठीक कर सकता है। मैं भी इस वायरस से इन्फेक्टेड था लेकिन अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूं। जोनाथन जो कि म्यूटेंट्स का बॉस होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम ठीक होना चाहते हैं? पहले हम कीड़े मकोड़ों जैसे थे लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। जोनाथन अपने साथी म्यूटेंट से जिन्हें वो फैमिली कहता है वो उन्हें कहता है कि आज रॉबर्ट को अपने घर से बाहर आना होगा। ये जानते हैं कि रॉबर्ट रिची को ढूंढने के लिए घर से बाहर जरूर निकलेगा, इसीलिए सब रॉबर्ट के घर की तरफ बढ़ चलते हैं। तभी रास्ते में लीसा को दिखाया जाता है जो अब इस वायरस से पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी है। दरअसल आज वो घर से बाहर सामान लेने के लिए गई थी और अब वो भी पूरी तरह से म्यूटेंट बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट को दिखाया जाता है जो पूरी तैयारी करके घर से बाहर लीसा के भाई रिची को बचाने के लिए निकल पड़ा है। वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर म्यूटेंट्स रहते हैं। इस जगह को कोर्ट रूम कहा जाता है, पर जब वो अंदर पहुंचता है तो वहां पर एक भी म्यूटेंट नहीं होता क्योंकि वो सब के सब रॉबर्ट को मारने के लिए उसके घर की तरफ बढ़ चले हैं। यहाँ पर उसे रिची की डेड बॉडी दिखती है जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। रॉबर्ट अपनी जीप पर बैठकर वापस अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी उसके ऊपर बहुत सारे म्यूटेंट्स हमला कर देते हैं जिस वजह से उसकी जीप का एक्सीडेंट हो जाता है और रॉबर्ट अब चारों तरफ से म्यूटेंट से घिर चुका है। पर उसके पास हथियार होते हैं, उसके पास डायनामाइट होता है। वो बहुत सारे म्यूटेंट्स को गोली मारता है, साथ ही साथ डायनामाइट ब्लास्ट करके यहाँ से वापस अपने घर पहुंच जाता है। रॉबर्ट जब अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वहां अंधेरे में लीसा होती है। वो लीसा को उसके भाई के बारे में बताता है। लीसा कहती है कि मुझे पता है, जोनाथन ने कहा था कि ये करना जरूरी है। और जब वो रोशनी में आती है रॉबर्ट उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि अब वो भी म्यूटेंट बन चुकी है। तभी जोनाथन और उसके साथी पीछे से निकलते हैं जो घर के अंदर छुपे हुए थे और वो रॉबर्ट को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेते हैं। जोनाथन रॉबर्ट से कहता है कि तुम्हें मारकर हम चैन की
की नींद सोएंगे जो पिछले 2 साल से हम कभी नहीं सोए। पर इससे पहले कि रॉबर्ट को मारते, रॉबर्ट जोनाथन का चाकू छीनकर उसकी गर्दन पर लगा देता है और सभी म्यूटेंट्स को पीछे हटना पड़ता है। रॉबर्ट अपनी गन उठाता है और कई म्यूटेंट्स को मार देता है और इसके बाद वो लीसा को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाता है। रॉबर्ट अपनी घड़ी में टाइम देखता है, वो कहता है सुबह होने में बस 10 मिनट बचे हैं। ये दोनों के दोनों घर के बाहर निकल जाते हैं और तभी बालकनी में दिखाया जाता है कि वहां पर जोनाथन है। वो लीसा को आवाज लगाता है और लीसा उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। रॉबर्ट के हाथ में जो स्टेन गन होती है वो उससे उस पर गोली चलाने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसकी गन जाम हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर जोनाथन ऊपर से एक भाला फेंकता है जो सीधा रॉबर्ट की छाती पर आकर गड़ जाता है। लीसा वहीं रॉबर्ट के पास बैठ जाती है। वो अपने पूरे होश और हवास में नहीं है। वो रॉबर्ट से कहती है कि मैं फैमिली का यानी म्यूटेंट्स का पार्ट हूं। कुछ ही देर बाद सुबह हो जाती है और डच और बच्चे इस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर रॉबर्ट अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। रॉबर्ट डच को अपने खून की आखिरी बोतल देता है। वो कहता है कि लीसा को बचाओ। लीसा वहीं पर उजाले से बचकर छुपकर बैठी होती है। वो लीसा को गाड़ी में बैठा देते हैं। डच बच्चों से कहता है कि हमें अब एक बहुत लंबा सफर तय करना है, यानी कि वो इस शहर को छोड़कर यहाँ से बहुत दूर जाने वाले हैं। उनके पास अब रॉबर्ट का ब्लड भी है जिसमें इस वायरस का, इस बीमारी का इलाज है। रॉबर्ट भी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले चुका होता है, यानी कि वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। डच बच्चों को और लीसा को गाड़ी में बैठाकर यहाँ से दूर निकल जाता है और अंत में हमें रॉबर्ट की डेड बॉडी दिखाई जाती है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से यीशु मसीहा ने अपना पाक रक्त बहाकर इस दुनिया के सभी इंसानों को उनके पापों से मुक्त किया था। रॉबर्ट ने भी अपनी जान देकर इस दुनिया को नई जिंदगी दी है, यानी कि उसने इंसानियत को बचाया है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। द ओमेगा मैन 1971 में रिलीज हुई थी। ये एक कामयाब फिल्म थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5। उस जमाने में इस मूवी ने $4 मिलियन की कमाई की थी। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप